हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है ग्रामर हब कानपुर में। अभी अपना टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में दो मैंने कैटेगरी पढ़ा दी हैं आपको प्रीपोजिशन की, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन एंड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजिशन। तो आज उसमें एक दो सेगमेंट बच गए हैं, वो आज मैं कवर कराता हूँ। बट प्रायर टू स्टार्ट दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू कन्वे सम इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एसएससी। अभी क्या होता है कि जो एसएससी के एग्जाम होते हैं उसको कोई ना कोई टेक कंपनी कराती है, जिसके लिए टेंडर उठते हैं। जो टेक कंपनीज होती हैं वो अपना अप्लाई करती हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकती है एग्जाम्स को, उसको टेंडर ये लोग दे देते हैं। बट अभी जो प्रेजेंट में जो कंपनी एसएससी का एग्जाम कंडक्ट कराती है उसका नाम है एडिक्विटी कैरियर टेक्नोलॉजी। इस बार आपने देखा होगा कई बच्चों को कितनी परेशानियां हुई। कभी इतनी धांधली चल रही है, कोई बच्चा दूसरे बच्चे की जगह पर एग्जाम दे रहा है, कोई जो है तो चीटिंग कर रहा है, कोई गलत आइडेंटिटी दिखा के एग्जाम सेंटर जा रहा है। तो बहुत ज्यादा धांधली चली, बहुत दूर दूर तक लोगों के सेंटर पड़ रहे हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं गांव देहात क्षेत्र में जहां पर नेटवर्क इशू होता है, और इसमें तो टाइम कंस्टेंट होता है, क्योंकि जो कंपटीशन है उसको एक टाइम ही उसको टफ बनाता है और इजी बनाता है। अब ये बताइए कि अगर 1 घंटे का टाइम मिला है, उसमें से आपके 5 मिनट बफरिंग में चले जाएं, तो स्टूडेंट्स के लिए प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो उसके सॉल्यूशन के लिए एसएससी ने भी एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसको आरएफआई बोला गया है, यानी रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। इन्होंने क्या किया है, ये टेंडर नहीं है। टेंडर सबसे पहले दिमाग में रख लो कि टेंडर नहीं उठाया इन्होंने। ये क्या है कि इन्होंने जितनी भी टेक कंपनीज हैं जो टेंडर लेती हैं, उनको अपनी कुछ गाइडलाइन जारी की हैं कि हमको ऐसी ऐसी सुविधाएं चाहिए, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो बहुत ही अच्छा सोचा है एसएससी ने, अगर ऐसा सोचा है, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही, बच्चे इतनी मेहनत करते हैं सालों से, और उनको जब ऐसी सिचुएशन से होकर गुजरना पड़ता है कि उनको 1-1 हज़ार किलोमीटर तक दूर दूर सेंटर पड़ रहे हैं, और जहां पढ़ रहा है वहां नेटवर्क का इशू आ रहा है, जो जेन्युइन बच्चा बैठना चाहिए था एग्जाम में वो ना बैठ करके दूसरा कोई बच्चा बैठ रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन के लिए एसएससी ने एक गाइडलाइन जारी की है, और उसको बोला गया है रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। ये कंपनीज के लिए जारी किया गया है। क्या है इसमें? न्यू एग्जाम मोड। न्यू एग्जाम मोड में क्या होगा कि कुछ इन्होंने अपना कैटेगराइजेशन किया है कि हमको ये सुविधाएं जिस कंपनी में सबसे बेस्ट मिलेंगी उसको हम अपना टेंडर उठा देंगे। क्या बोला इन्होंने? टॉप लेवल सिक्योरिटी और एंटी चीटिंग। मतलब क्या है इसका? कि जो भी कंपनी ये टेंडर लेती है उसके पास एंटी चीटिंग सिस्टम होना चाहिए, यानी कि कोई धांधली नहीं होनी चाहिए। उसमें इन्होंने और कैटेगराइजेशन किया है, क्या है? बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन क्या होता है? या तो आप कहीं जैसे जाते हैं, एंट्री करते हैं, बड़े बड़े जो सिक्योरिटी वाले एरिया होते हैं, तो उसमें या तो आपका आई से ऑथेंटिकेशन करता है या फिर फिंगरप्रिंट से करता है। तो कंपनी ने बोला है, एसएससी ने बोला है कि या तो आप ऐसी सुविधा मुहैया कराइए कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो, मतलब जो बंदा एग्जाम देने जा रहा है, जिसने अप्लाई किया है वही होना चाहिए। ठीक है। लाइवनेस चेक मतलब कि देखो पिछली बार क्या कुछ केस ऐसे आए थे कि जो बंदा कंप्यूटर में बैठा होना चाहिए, जो स्टूडेंट उसमें होना चाहिए, वो ना हो के दूसरा कोई बैठा है। ठीक है। तो वो प्रेजेंट में है कि नहीं है। नेक्स्ट, इन टू एंड इंक्रिप्शन। जैसे आपने व्हाट्सएप पे देखा होगा, इन टू एंड इंक्रिप्शन, इसका मतलब क्या हुआ? जहां से आपका क्वेश्चन पेपर जनरेट हो रहा है, या तो वो सिस्टम जानता है उस क्वेश्चन पेपर के बारे में, और या तो आप जान रहे हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन होना चाहिए, बीच में किसी की सेंड नहीं होनी चाहिए, सो दैट पेपर लीक की समस्या सॉल्व हो सके। गुड बैंडविड्थ नेटवर्क। जैसे गांव क्षेत्र में कोई सेंटर पड़ जाता है तो वहां पर नेटवर्क का इशू रहता है। अब एक जो क्वेश्चन आता है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में जंप करते हैं, अगर उसमें बफरिंग होने लगे तो स्टूडेंट का टाइम तो उतना ही मिला हुआ है, और अगर ये नेट खा जाएगा तो प्रॉब्लम स्टूडेंट को होगी। तो ये बैंडविड्थ उनको बड़ी चाहिए, यानी कि नेटवर्क की स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए। तो ये गाइडलाइन को जारी की है टेक कंपनीज के लिए। अब इसमें जो कंपनी सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगी उसको एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया जाएगा एग्जाम से पहले, यानी कि, और इसकी रिपोर्ट कब तक सौंपनी है? 17 मार्च तक रिपोर्ट इसको इन कंपनीज को देनी है। इसके बाद एक ट्रायल होगा, ड्राई रन जिसको बोलते हैं, यानी कि मई के पहले पहले अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छा है कि इन सारी चीजों का अगर सॉल्यूशन मिल जाता है एंटी चीटिंग वाला, तो स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। अगर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि देखो टाइम लगता है, टेंडर उठना, फिर ऊपर से ट्रायल करना, मुझे नहीं लगता है कि मई तक ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन हो जाता है तो वेल एंड गुड है।
नहीं होता है तो ये एडुकेटिव कैरियर टेक्नोलॉजी ही एग्जाम कंडक्ट कराएगी, लेकिन जो पिछली बार गलतियां हुई हैं उनमें सुधार होगा। ठीक है, तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, आपको अपडेट होना चाहिए एसएससी के रिगार्डिंग। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक चल रहा था हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन में प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस या पोजीशन चल रहा था। देखिए एमंग या एमंगस्ट, जब दो लोगों के बीच में चीज कोई डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो बिटवीन का यूज करते हैं। जब कई सारे लोगों के बीच में कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है तो वहां पर एमंग का यूज होता है या एमंगस्ट का होता है। अब एमंगस्ट का कहां होता है और अमंग का कहां होता है, देखिए जैसे बोल दिया जाए डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स among फ्रेंड्स। ठीक, दूसरा एग्जांपल देखिए, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, अब मैं यहां पर amongst लगवाऊंगा, amongst अस। अब आप लोगों को बताने की जरूरत नहीं है, खुद समझ गए होंगे। यानी कि जहां पर नाउन या प्रोनाउन का फर्स्ट लेटर वोवेल हो वहां पर एमंगस्ट का यूज होगा। ठीक है, जहां पर नाउन या प्रोनाउन का फर्स्ट लेटर वोवेल हो वहां पर एमंगस्ट का यूज होगा। देखिए ये क्या है, वोवेल है। ठीक है, तो मैंने बोला जब नाउन या प्रोनाउन का फर्स्ट लेटर हमारा वोवेल होगा तो वहां पर एमंगस्ट का यूज होगा, अदरवाइज एमंग का यूज होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए एमिड या एमिडिस्ट, इसमें क्या होता है, ये कब यूज होता है, इसका मतलब होता है सबसे बीच वाला। ठीक है, जैसे राकेश इज स्टैंडिंग amid his friends। राकेश इज स्टैंडिंग amid his friend, जो अंतर amongst में आता है, जो मैंने बताया प्रोनाउन और नाउन का फर्स्ट लेटर अगर वोवेल का है तो वहां पर amongst का यूज होता है। ऐसे ही जहां पर नाउन या प्रोनाउन का फर्स्ट लेटर हमारा वोवेल होगा तो वहां पर एमिडिस्ट का यूज होगा। क्लियर। चलिए ऐसे ही लिख सकते हैं, इसमें एमिडिस्ट अस जो कुछ भी है आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन टाइम में क्या होता है कि एक टाइम बताया जाता है, इसमें या तो डेट बताई जा रही होगी या डेज बताया जा रहा होगा या आवर बताया जा रहा होगा, मंथ्स नेम बताया जा रहे होंगे। एग्जांपल में देख लो एट, ऑन, फॉर, सिंस, इन, विद इन एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एट। एट कहां लगता है, इसका प्रयोग समय या तो आवर्स बता रहा होगा या प्रहर, प्रहर मतलब मॉर्निंग है या नून है या आफ्टरनून है या इवनिंग है या नाइट है, उसके पहले हम एट का यूज करते हैं। बचपन से आप लोग पढ़ते चले यार, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मैं केवल आपको एक सुपरफिशियल रीडिंग करवा रहा हूं। ही केम हियर एट 9 AM या एट नून, एट सनसेट। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑन।
इट इज यूज्ड फॉर डे, डे नेम होगा या फिर डेट होगा, तब हम ऑन का यूज करते हैं। यू शुड कम हियर ऑन मंडे, या फिर 22 ऑफ मई, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जहां पर डेट बताई जा रही हो, डेज बताए जा रहे हो, वहां पर उसके पहले ऑन का यूज होता है। ठीक है, एक चीज नोट कर लेना आप लोग, अभी जैसा कि मैंने बताया कि इवनिंग और मॉर्निंग, नून के पहले हम ऑन का यूज करते हैं, लेकिन आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा कि इन द इवनिंग बोला जाता है, इन द मॉर्निंग बोला जाता है, इन नून बोला जाता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होती है, ऑन का यूज सामान्यतः मॉर्निंग इवनिंग के पहले नहीं होता है, बट इनके साथ डे या डेट आते हैं तो ऑन का यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल, ऑन द इवनिंग ऑफ मंडे, आप देखेंगे आप तो ये ऑन इसके लिए नहीं लग रहा है, ये ऑन किसको क्वालिफाई कर रहा है, मंडे की इवनिंग को। तो जब इवनिंग या मॉर्निंग कुछ भी दिया हो, उसके साथ अगर कोई डेट दे देते हैं या डेज दे देते हैं, डेज दिन दे देते हैं, तो वहां पर ऑन का यूज होगा, ना कि इन का। प्रॉब्लम इस पे दी जाती है, कई सारी प्रॉब्लम्स हैं ये। अभी आप लोग रूल पढ़ते रहिए, जैसे ही खत्म होगा मैं आपको बैक एक्सरसाइज कराऊंगा, तब आपको ये चीजें सब ज्यादा क्लियर होंगी, तब आपका दिमाग लगेगा कि हाँ यार, जो पढ़ा है वही एसएससी की डिमांड है, वही पूछा जा रहा है। तो देखना, आप अगर ये रूल अभी अभी आप हल्के में ले रहे होंगे कि यार क्या क्या याद करें, क्या क्या पढ़ें, लेकिन जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो ये सब चीजें बड़ी आपको यूजफुल लगेगी। हाँ, जो पढ़ा है मैंने वो वर्दी है, इसलिए किसी भी चीज को हल्के में न लेना कि यार ये तो मुझे आता है, लेकिन उसमें भी कई जब सब कैटेगराइजेशन हो जाता है तो प्रॉब्लम होने लगती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए जरूर। नेक्स्ट देखिए, फॉर या सिंस। आप लोग जानते हैं फॉर जो है तो किसके लिए यूज होता है और सिंस किसके लिए होता है। तो फॉर हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। और सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जिसमें सर्टेन टाइम दिया जाता है वहां सिंस का यूज कर देते हैं, जहां पर अनिश्चित होता है, टाइम हमको एग्जैक्ट पता नहीं होता है, वहां पर फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, आप लोग थोड़ा हंसते रहा करो, मैं थोड़ा सीरियस हो जाता हूँ पढ़ाते पढ़ाते, तो थोड़ा आप लोग बोर फील करने लगते होंगे। मेरी आदत है, मैं ज़्यादा बीच में जोक नहीं छोड़ पाता हूँ, जो पढ़ाने लगा उसी में लगा रहता हूँ। आप लोग जब बोर होने लगा करें, पॉज करिए और थोड़ा सा रिफ्रेश होकर आइए, बाहर से ताज़ी हवा खा के आइए, फिर से लग जाइए इसमें। ठीक है, अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये? आफ्टर एंड बिफोर। आप लोगों ने इतना तो पढ़ा होगा कि आफ्टर का यूज होता है और बिफोर का यूज होता है, लेकिन इसमें भी एक सब कैटेगरी कर दी गई है कि जो आफ्टर और बिफोर है, इनका यूज पास्ट टेंस में जब होता है तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हो जाता है और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हो जाता है। जैसे मतलब एक निश्चित समय के लिए भी इनका हो जाता है यूज और अनिश्चित समय के लिए भी हो जाता है। एग्जाम्पल देखिए, यू लेफ्ट स्कूल आफ्टर योर रिजल्ट। एक रिजल्ट जब सुनाया गया होगा, उसका कोई टाइम रहा हो गया, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। या यू रीच्ड होम बिफोर होली का सीजन चल रहा है, तो होली सर्टेन टाइम है, एक डेट होती है, फिक्स होती है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज हो गया और ये भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हो गया। अगर यहीं पर आ जाता यू रीच्ड होम आफ्टर अ मंथ, तो वो हमारा पीरियड ऑफ टाइम हो जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि आफ्टर और बिफोर का जब यूज प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में होता है तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम दोनों के लिए यूज होता है। बट यही चीज अगर फ्यूचर के लिए यूज की जाएगी, आफ्टर एंड बिफोर, आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रीपोजिशन में तो मैंने बस इन, एट, ओवर, अक्रॉस सब कुछ पढ़ा था, ये सब कैटेगरी कहाँ आ रही? ये मैंने नहीं बनाई है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मुझे इसको पढ़ाना पड़ रहा है।
हालांकि थोड़ा बोरिंग है, बट डोंट वरी, एक बार आप पढ़ लेंगे, एक्सरसाइज कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आफ्टर एंड बिफोर को जब फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम का सेंस निकलता है। अभी समझ में आ जाएगा, परेशान ना होना। इसका जब एग्जाम्पल अभी दे रहा हूं तो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लीजिए। आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बिफोर संडे। ठीक, तो ये देखो पॉइंट ऑफ टाइम है ना संडे, और उसके पहले बिफोर। अब ये सेंटेंस हमारा कैसा है, फ्यूचर से रिलेटेड है। तो फ्यूचर में जब भी आफ्टर या बिफोर का यूज होगा तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही होगा। अब इसमें आपको प्रॉब्लम देंगे, ध्यान रखना। इसमें बिफोर 2 डेज करके दे देंगे, बिफोर 5 डेज करके दे देंगे, वहां पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वही हमारी कॉमन एरर होगी। माइन्यूट सी प्रॉब्लम है, आप अगर इसको माइन्यूटली ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो पक्का गलत करके आएंगे। इसलिए मैं बोल रहा हूं, इसको थोड़ा एम्फेसाइज कर रहा हूं कि आई विल स्टार्ट अ न्यू बिजनेस बिफोर संडे। यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया गया है, नहीं तो यहां पर 2 डेज दे सकते थे, 1 वीक दे सकते थे, 1 मंथ दे सकते थे। तो यहां पर बच्चे अब ढूंढ ही नहीं पाते हैं कि प्रॉब्लम है तो है कहां पर। सब कुछ सही, सबसे पहले वो हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, फिर उसके वर्ब का फॉर्म देखेंगे कौन सा लगा है, इस पे कभी ध्यान ही नहीं जाता है। तो इसलिए इसको आप लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व करें। अब ये पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा रहा है। ये आपके और मेरे बस की बात नहीं, मैं भी चाहता कि नहीं पढ़ाऊं, ये टफ है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम वही पूछ रहा हूं। फिर नए नए टेंडर उठ रहे हैं, हर एक कंपनी आती है, अपना एक नया सिलेबस लाती है, नए सेगमेंट में लाती है, सो दैट वो दूसरों से अलग दिख सके। इसलिए पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई। नेक्स्ट है हमारा इन एंड विद इन। तो फ्यूचर टेंस में आफ्टर के सेंस में ध्यान से समझना, आफ्टर के सेंस में इन का यूज होता है। यही फ्यूचर टेंस में बिफोर के सेंस में विद इन यूज होता है। ठीक, जैसे कह दिया जाए कि मैं ये काम 1 महीने में कर दूंगा, फ्यूचर की बात हो रही है, तो 1 महीने में, 1 महीने का मतलब है कि वो महीने से ऊपर भी जा सकता है लेकिन नीचे नहीं आएगा, महीने में भी खत्म हो सकता है या महीने के ऊपर जा सकता है। तो वहां पर हम इनका यूज करेंगे फ्यूचर के सेंस में। और विद इन का यूज होगा जब फिक्स टाइम पीरियड के पहले ही कुछ काम अचीव कर लिया जाता है, तो वहां पर विद इन का यूज होता है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई विल फिनिश दिस टास्क इन अ मंथ। ठीक, यानी कि ये काम 1 महीने में खत्म हो जाएगा। तो महीना भी हो सकता है और महीने के बाद भी निकल सकता है, बट अगर यहीं पर लगा हो विद इन अ मंथ, यानी कि 1 महीने के अंदर अंदर उसको हम कंप्लीट कर देंगे। ये 1 महीने या 1 महीने के ऊपर की बात नहीं हो रही है, फिक्स टाइम पीरियड के
पहले ही काम को खत्म किया जा रहा है, तो वहां पर विद इन का यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टिल या अनटिल, इनको हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए टिल या अनटिल का यूज होता है। जैसे यू हैव टू टेक रेस्ट टिल या अनटिल नेक्स्ट मंडे। मंडे क्या है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम है, तो इनका यूज कहां होता है, टिल या अनटिल का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। नेक्स्ट है हमारा बाय, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता है। जैसे हरीश will reach home by Sunday। संडे हो गया, मंथ नेम हो गया, तो यहां पर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज हो रहा है, बाय। ठीक, ये ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं। ये हमारा ड्यूरिंग जो है, ड्यूरिंग क्या होता है, अवधि बताता है, एक ड्यूरेशन बताता है। ठीक, जैसे ड्यूरिंग नाइट, ड्यूरिंग नून, इस तरीके से ड्यूरिंग का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं आपको ऐसे ही बता दिया कि ड्यूरिंग का यूज कहां पर होता है। अच्छा, कुछ अब अभी तक तो मैंने केवल आपको आर्टिकल से बताया, उनके रूल बताए। अब कुछ जो कंपटीशन में पूछा जाता है उससे रिलेटेड रूल क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब ध्यान से देखना। अभी तक जो पढ़ा रहा था वो रटने वाली चीजें थी, रटने वाली या जैसे भी याद करो आप, याद करने वाली चीजें थी। लेकिन अब एग्जाम की क्या डिमांड है, वो क्या पूछता है, वो बताने जा रहा हूं। वीडियो टफ लग रहा होगा थोड़ा, क्योंकि आप लोग जो पढ़ते होंगे प्रीपोजिशन वीडियोस में यूट्यूब पे, तो उसमें केवल छोटे छोटे बताते हैं सेगमेंट कि ये हमारा, जैसे मान के चलो टेबल है, कोई चीज ऊपर रखी है तो ऑन हो गया, यहां रखी है तो अंडर हो गया, यहां रखा है तो बिसाइड आ गया, और ऊपर से कोई चीज जा रही है तो अबव हो गया। ऐसे पढ़ते हैं ना, छोटे से वीडियो में सब कुछ खत्म कर देते हैं, ऐसे करके एक ही चित्र से बता देते हैं। तो ये एग्जाम की आपकी डिमांड नहीं है, वो केवल एक अंडरस्टैंड लेवल का है कि हाँ आप समझ लीजिए कि इन, एट और विद इन, आफ्टर, बिफोर का यूज कहाँ हो रहा है। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ना। देखिए पहला रूल देखिए, रूल फर्स्ट क्या कहता है, प्रीपोजिशन के बाद सामान्यतः ऑब्जेक्टिव केस ही यूज होता है। यहां पर आपको हो सकता है कभी कुछ प्रॉब्लम करके दे दें कि नॉमिनेटिव केस दे दें, लेकिन वहां नॉमिनेटिव केस ना होकर के हमेशा ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। ठीक है, इसको ध्यान देना, ये हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ये देखिए सेकेंड रूल इंपॉर्टेंट है थोड़ा, इस पे प्रॉब्लम बहुत पूछी जाती है, आप इसको डबल स्टार कर लीजिए। जिसको मैं बोला करूं इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो एग्जाम की डिमांड है, कई बार वो क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, प्रॉब्लम्स इसमें पूछी जाती है। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में दो वर्ड्स अलग अलग प्रीपोजिशन लेते हैं, कोई सेंटेंस होता है जो हमारे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं। इस रूल्स के बाद, इन रूल्स के बाद वो मैं पढ़ाऊंगा आपको कौन कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, यानी कि उसमें अगर विद आना है तो विद ही आएगा, ना कि टू आएगा, ना इन आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, तो उनके बारे में बात कर रहा है। वर्ड्स के साथ लगने वाले प्रीपोजिशन क्लियर कर देना चाहिए, कि मतलब जैसे दो वर्ड्स हैं, शी इज कॉन्शियस ऑफ एंड इंगेज्ड इन हर वर्क, तो ये आपको ऐसे प्रॉब्लम करके दे देंगे
ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे और ऐसे कर देंगे। एक दे देंगे नो एरर करके ऑप्शन, ए बी सी डी नो एरर। ठीक है, अब इसमें पूछ देंगे किस सेगमेंट में प्रॉब्लम है। तो अभी तो हमने एग्जांपल दिया, इसका ये करेक्ट है। आपको प्रॉब्लम कहां देंगे, इससे या तो ऑफ हटा देंगे, जो कॉन्शियस है कॉन्शियस के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, इंगेज है इंगेज के साथ हमेशा इन लगेगा। ठीक है, तो जो फिक्स्ड वर्ड है हमारे फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, उसमें क्या करते हैं कि ये बात कह रहा है कि जो भी हमारे वर्ड हैं जो प्रीपोजिशन लगने हैं तो उनको क्लियर कर देना चाहिए। जैसे कॉन्शियस है तो हमेशा ये ऑफ लेगा, यहां पर ये आपको हटा के प्रॉब्लम दे देंगे, ये ऐसे लिखा होगा, तो ये यहां हमारा इस सेगमेंट में एरर होगी। ठीक है, क्लियर। जो ये वर्ड हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन ले रहे हैं, ये मैं अभी आगे बताने वाला हूं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट रूल देखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फॉर, फ्रॉम, इन, ऑन, टू आदि प्रीपोजिशन के बाद यदि हमारी मेन वर्ब आ जाती है, ध्यान से समझना, इन प्रीपोजिशंस के बाद यदि हमारी मेन वर्ब आती है तो वो अपने साथ हमेशा आईएनजी कैरी करेगा, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी V4 लगेगा। ठीक है, जैसे आपको प्रॉब्लम कहां करके देंगे, ध्यान से देखना, यू आर एडिक्टेड टू ड्रिंक, आपको ये प्रॉब्लम दे दी जाएगी। लेकिन हमने रूल क्या पढ़ा है, अगर हमने रूल पढ़ा है तो हमसे मिस्टेक कमिट नहीं होगी। यहां पर हम ड्रिंक क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ना, और हमने क्या पढ़ा है, मेन वर्ब आती है, मेन वर्ब आती है तो उसमें आईएनजी का यूज हो जाएगा, तो यहां पर आईएनजी लगाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम डू इट, फ्रॉम क्या है, प्रीपोजिशन है, टू क्या था, प्रीपोजिशन था, इसके बाद क्या आ रही थी, मेन वर्ब आ रही थी। मेन वर्ब में क्या बताया मैंने, आईएनजी कैरी करेगा। फ्रॉम के बाद हमारा मेन वर्ब आया, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, जबकि हमने क्या बताया इसमें आईएनजी कैरी करेगा, तो यहां पर आईएनजी लगा दीजिए, नहीं तो ऐसे प्रॉब्लम देंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे कि प्रॉब्लम है तो है कहां पे। प्रीपोजिशन इसीलिए कहते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, अगर देखा जाए तो सबसे टफ आपका प्रीपोजिशन पड़ता है, क्योंकि इसमें याद करने के लिए बहुत कुछ है। अभी तो ये तो रूल केवल बताए हैं, इसके बाद जो फ्रेजल वर्ड आएंगे, जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं, उनमें थोड़ा वास्ट हो जाता है। तो मैं सब्जेक्ट को ज्यादा वास्ट नहीं करूंगा, जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जो पूछे जा सकते हैं वही आपको पढ़ाऊंगा, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे तो बहुत ज्यादा पूरा एक ग्रंथ तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो ज्यादा पूछी जा रही वो आप ध्यान से देखिए। फिर क्या है, फॉर, फॉर क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद क्या है, मेन वर्ब आई है, तो मेन वर्ब अपने साथ क्या कैरी करेगा, आईएनजी कैरी करेगा, तो आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट रूल देखिए, कह रहा है अगर किसी सेंटेंस में होम वर्ड दिया है, घर की बात हो रही है, और उसके पहले जो ये वर्ब है दी हुई है, ब्रिंग हो गया, गो हो गया, गेट हो गया, अराइव हो गया, कम हो गया, रीच, होम के पहले अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं, ये सारी वर्ब हमारी आ रही हैं, तो होम के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, होम के पहले कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे बोल दिया जाए ब्रिंग हिम होम, ना कि होगा ब्रिंग हिम टू होम या एट होम, कुछ नहीं होगा। ठीक है, गो होम, गेट होम, रीच होम। प्रॉब्लम आपको कहां करके देंगे, यहां पर गो टू होम करके दे देंगे, गेट टू होम करके दे देंगे, गेट फॉर होम करके दे देंगे, रीच एट होम करके दे देंगे।
तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब होम वर्ड, इसलिए मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, देखिए होम वर्ड के पहले अगर ये हमारी वर्ब्स आ रही हैं तो उस जो होम वर्ड है वो उस अपने पहले कोई भी आर्टिकल कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लेगा। ओके, बट यदि होम के पहले कोई पॉजेसिव केस यूज होता है तो होम के पहले प्रीपोजिशन यूज होगा। जैसे देख लीजिए, यू गो टू हिज होम। पॉजेसिव केस आ गया, होम के पहले आया, तो ये जो प्रीपोजिशन है होम अपने साथ प्रीपोजिशन कैरी कर लेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर पोजेशन की बात हो रही है, तो यहां पर होम के साथ टू आ जाएगा। लेकिन जहां पर पोजेशन की बात ना हो, केवल ये वर्ड आ रहे हो और उसके बाद अगर होम दिया हो तो वहां पर प्रीपोजिशन का यूज नहीं होगा। प्रॉब्लम इसमें पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक रूल्स थे, वो खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट मैं पढ़ाऊंगा फ्रेजल प्रीपोजिशन, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा। अभी आपको बता दे रहा हूं थोड़ा मोर और लेस। इसमें कैसे वर्ड्स आएंगे? बाय डिंट ऑफ। ये देखो, बाय डिंट जहां पर होगा वो अपने साथ हमेशा किसको लेगा? ऑफ को लेगा। ठीक है, बिहाफ ऑफ, अकॉर्डिंग टू, ये जो फ्रेजल वर्ब है ये अपने साथ फ्रेजल प्रीपोजिशन जो होते हैं वो अपने साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेके चलते हैं। इन अकॉर्डिंग विद, ठीक है, इसका यूज कैसे क्या होगा? जैसे इसका मतलब क्या होता है? बाय डिंट ऑफ मतलब के बल पर, मेहनत के बल पर आप लोग जैसे एग्जाम पास करते हैं, ठीक है, के बल पर, तो यू कैन यूज बाय डिंट ऑफ ऑन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, बिहाफ ऑफ मतलब किसी की ओर से काम करना, अकॉर्डिंग टू के अनुसार काम करना, इन अकॉर्डिंग विद के अनुसार काम करना। ठीक है, तो ये फिक्स हमारे वर्ड्स होते हैं जो फिक्स प्रीपोजिशन लेते हैं, इनको फ्रेजल वर्ब बोला गया है। इसके बाद जब ये खत्म हो जाएंगे, मैं फिक्स जो प्रीपोजिशन ले रहा है वर्ड्स, सेम वर्ड विद भी लेगा, टू भी लेगा, फॉर भी ले रहा है, तो वो कहां कहां यूज हो रहे हैं वो मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। ठीक है, बस क्लास में बने रहिए। हो सकता है कि इस क्लास के बाद एक क्लास नहीं, दो क्लास आपकी होंगी, क्योंकि थोड़ा वास्ट पड़ रहा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे बड़ा टॉपिक है ये प्रीपोजिशन, और थोड़ा टफ भी है, तो थोड़ा पेशेंस रखिए। आप लोग वीडियो अगर देख रहे हैं तो बैक एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वॉट एवर यू हैव चूजन पर्टिकुलर बुक। ओके, तो मैं यही कहूंगा कि टफ है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो ज्यादा टफ है, और अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बहुत इजी आपके लिए हो जाएगा। और ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आप लोग क्या है, जो इजी लग रहा है उसके पीछे ज्यादा भागते हैं, जो टफ लग रहा है तो उसको आप देखते ही नहीं, जिसकी वजह से आपको और वो टफ लगने लगता है। तो ये एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो हमको पढ़ना तो पड़ेगा ही, और एग्जाम में आपका सिलेक्शन जो होता है वो हो सकता है कभी माइन्यूटली 0.5 से 1 मार्क्स से ऐसे रुकता है, क्योंकि जो पॉइंट का भी अंतर आता है ना, उसमें हजारों की संख्या में लड़के आगे निकल जाते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे, थोड़ा सा भी दिमाग लगा लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत ही कंडीसिव साबित होगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।